सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये सीरीज बन रही थी कौन सी, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 की। ठीक है जी। इससे पहले हम ऑलरेडी अपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7वां, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जल्दी खत्म करते हैं। ये चैप्टर जो है वो सेमेस्टर 4 वालों के बन रहा है, जो भी बीए प्रोग्राम या फिर बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सिंपल जी। चलिए, और क्या बोलते हैं, एक छोटी सी बात और क्या, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है इस सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करने पे आपको मिल जाएंगे। सिंपल जी। तो शुरू करते हैं अपना लास्ट चैप्टर और ये चैप्टर को खत्म करते हैं। चैप्टर में आता है सबसे पहला टॉपिक क्या, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, सुनिए। कोई भी इंसान जब वो पैसा कमाता है, जब वो इनकम कमाता है, उस इनकम के 2 काम करता है। सबसे पहला काम कंजम्पशन का और दूसरा काम सेविंग का। जैसे मैंने 100 रुपए कमाया तो मैं करूंगा क्या उस पैसे का, मैं या तो खाऊंगा या पैसे बचाऊंगा। अगर मैंने उस पैसे को खाने की सोची, कंजम्पशन करने की सोची, जैसे फॉर एग्जांपल 80 रुपए मैंने खा लिए, सिंपल जी, तब तो वो कंजम्पशन कहलाएगा। तो कितने रुपए बचेंगे, तो वो 20 रुपए बचेंगे। अब क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है सेविंग करना क्या होती है, बैड हैबिट होती है, इसलिए हमको सेविंग की जगह किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सेविंग की जगह क्या करना चाहिए, तो हमें सेविंग की जगह क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो आपका पैसा होता है, जो सेविंग करने पे क्या होता है, आपने कहीं पे पैसा इकट्ठा करके छुपा दिया, क्या वो पैसा बढ़ेगा, नहीं, वो पैसा जितना आपने छुपाया था उतना ही रहेगा, बल्कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ने के बाद वो पैसे की वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम। वहीं पे इन दी एंड वो पैसा धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, कोई मिलेगा भी नहीं आपको, कई बार हो जाता है ऐसा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने से आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया तो उससे वो पैसा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। यानी फ्यूचर में आपको जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा ही पैसा रिटर्न में आपको देखने को मिलेगा। सिंपल जी। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप अपनी कैपिटल को फॉर्म कर सकते हो, कैपिटल को बढ़ा सकते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। सिंपल जी। तो इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा क्या होता है, बढ़ता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सीखना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में समझना है। सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की एक थ्योरी है छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं नियो क्लासिकल अप्रोच ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है उसमें एक न्यू क्लासिकल थ्योरी आती है। न्यू क्लासिकल थ्योरी कहती क्या है आखिर, इसका कहने का मतलब है अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करोगे कैसे, जो पैसा आपके पास बच जाता है उसी को तो इन्वेस्ट करोगे। सिंपल जी। यानी कि बिजनेसमैन कैसे इन्वेस्ट करेगा, बिजनेसमैन का मेन पर्पस होता है सामान बनाना और उसे बेचना। अब उसका कुछ सामान मान लो बिक गया, कोई सामान उसने बेच दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बेच दिया तो उसके पास पैसे आ गया, लेकिन जो सामान नहीं बिक पाया वो अपने पास बचा के रख लेता है, उसको बना लेता है स्टॉक। क्या बना देता है, स्टॉक। तो जो सामान उसका नहीं बिक पाया उसे बना लेता है स्टॉक। ये वो सामान होता है जो उसका नहीं बिक पाया, वो बेचना चाहता था लेकिन वो नहीं बिक पाया। लेकिन आपने कई बार बिजनेसमैन को कुछ अलग तरीके से काम करते हुए देखा होगा कि मार्केट में उस स्टॉक की अभी भी डिमांड हो रही होती है, लोग मांग रहे होते हैं वो चीजें, वो प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन उन स्टॉक्स को, उन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचता। देखा होगा आपने कई बार, जैसे कई बार क्या होते हैं, प्याज के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, आलू के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, टमाटर के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो क्या ऐसे ये बढ़ते कैसे हैं, लोग बचा कैसे लेते हैं, या फिर लोग क्या करते हैं, इनकी प्राइस बढ़ा कैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट में चेंज या फिर प्राइसेस में चेंज होता कैसे। तो सीधी सी बात, यहां पे कंसेप्ट आता है डिजायर्ड स्टॉक का। किसका कंसेप्ट आता है जी, डिजायर्ड स्टॉक। अब ये डिजायर्ड स्टॉक क्या होता है, ये जो मैंने आपको स्टॉक बताया ये वो स्टॉक होता है जो कि सामान बिक नहीं पाता, यानी कि जो क्या बोलते हैं, सामान हम बेचना तो चाहते हैं लेकिन वो बिका नहीं। एक होता है डिजायर्ड स्टॉक। डिजायर्ड स्टॉक मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टॉक जिसको मैं बेचना ही नहीं चाहता। मैंने सामान बनाया है, भैया सामान बनाते हैं तो बेचने के लिए बनाते हैं, लेकिन कई बार बिजनेसमैन वो सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उसको वो बेचना नहीं चाहते। क्यों नहीं बेचना चाहते उसे, वो उसको अभी होल्ड करके रखना चाहते हैं। उनको पता रहता है कि अभी प्राइसेस इस प्रोडक्ट के हमको सही नहीं मिल रहे, फ्यूचर में जब उस चीजों के, उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे तब हम उसको महंगे प्राइस पे बेचेंगे, यानी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट।
कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये वीडियोस जो है बना ली, मैंने सारी वीडियो बना ली, 6 की 6 वीडियो बना ली, अगर मैं उसी टाइम पे पोस्ट कर देता वीडियो तो फिर होता ये क्या, होता ये कि 2-4 बंदे देखते आराम से, क्या बोलते हैं, वीडियो देख के कंप्लीट कर लेते और चले जाते, सिंपल जी। और ये जो प्लेलिस्ट है कहीं दब के रह जाती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये जो वीडियो है आखिरी वीडियो वो लास्ट के लिए बचा के रखी, ताकि लोगों के अंदर एक वो रहे डर कि भाई हमने आखिरी चैप्टर नहीं किया है, और जब मैं कुछ टाइम के बाद ये वाली वीडियोस अपलोड करूं तो फिर जो देखना ना भी चाहते हो ना, जो इनका मन ना करता हो पूरी वीडियो देखने का, वो भी बंदे सोचे भाई लास्ट का टाइम है पढ़ लेते हैं, तो फिर भैया ने अभी भी ताजी ताजी गरम गरम अपनी एक नई वीडियो लॉन्च करी है तो उसको देखना तो बनता ही है, तो इसलिए जल्दी या फिर ज्यादा व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिंपल जी। तो एग्जाम के टाइम पे जब आप पोस्ट करते हो तो फिर क्या बोलते हैं बच्चे, ये होता है कि मैंडेटरी है कि वो देखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है, तो इस वजह से व्यूज आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पे ज्यादा टीचर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी एग्जाम्स आ रहे होते हैं आपके, ठीक है। हाँ जी, तो हम भी उनमें से एक ही हैं। तो डिजायर्ड स्टॉक यानी कि जब आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कोई भी चीज को स्टॉक कर लेते हो, बचा लेते हो, ताकि फ्यूचर में उसके प्राइसेस क्या मिले, आपको ज्यादा मिले, उसको बोलते हैं डिजायर्ड स्टॉक। और ये भी हमारी तरह एक, मतलब ये भी हमारे लिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का ही काम करता है कि हमको फ्यूचर में जब अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं तो हम अभी काय को वो काम करें, या फिर अभी काय को प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करें, सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। सेम उसी कंसेप्ट पे काम करती है न्यू क्लासिकल थ्योरी, लेकिन इसके अंदर एक कंसेप्ट, एक छोटा सा टॉपिक और आता है, क्या, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा करूंगा या फिर मैं कम करूंगा, क्योंकि ये जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर, ठीक है जी। तो मैंने वही बताया, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रही है तो वो कैसे बढ़ेगी, जो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक होता है उसको बढ़ा के, यानी अब जब जितना ज्यादा अपने पास डिजायर्ड स्टॉक बचा के रखोगे, स्टोर करके रखोगे अपने ज्यादा पास, जितना ज्यादा सामान, उतनी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है जी। लेकिन यहां पे भी कंसेप्ट आता है न्यू क्लासिकल थ्योरी में, क्या, कि डिजायर्ड स्टॉक हम अनलिमिटेड नहीं रख सकते अपने पास। जैसे मेरे पास 7 चैप्टर थे, तो 7 चैप्टर में से मैंने केवल 1 चैप्टर आपके लिए रोक के रखा पेपर के एंड टाइम पे डालने के लिए, बाकी 6 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए। सेम इसी तरीके से आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है, या फिर आलू वाले के पास या फिर प्याज वाले के पास, जो उसके पास स्टॉक्स होते हैं, वो सारा स्टॉक अपने पास इकट्ठा नहीं करता, कुछ स्टॉक वो धीरे धीरे निकालता रहता है और थोड़ा स्टॉक अपने पास रखता है फ्यूचर में बेचने के लिए। वो फ्यूचर में बेचने के लिए सारा स्टॉक अपने पास क्यों नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कौन सा कंसेप्ट आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम एमपीके के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एमपीके। एमपीके मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, सिंपल जी, या फिर मार्जिनल चेंज जो भी आता है ना कैपिटल में, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब मैं समझा रहा हूं कैसे, किस तरीके से समझो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने कोई जमीन खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, कितने रुपए का, 100 रुपए का। क्यों खरीदा, ताकि फ्यूचर में वो जो प्लॉट है वो 200 रुपए का हो जाए और मैं उसको बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लूं, ठीक है जी। अब ये जो 100 रुपए का मैंने प्लॉट खरीदा, ये खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैं कहां से पैसे लेके आऊंगा, ये पैसे मैं लाऊंगा कहां से, तो मैंने बैंक से क्या लिया होगा, लोन लिया होगा। तो बैंक वालों ने मेरे को क्या दिया होगा जी, लोन, सिंपल जी। 100 रुपए मेरे को बैंक वालों ने क्या दिए होंगे, लोन दिए होंगे, तो मेरे को बदले में क्या बैंक वालों को कुछ देना पड़ेगा, हाँ जी, बदले में मेरे को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। मान लेते हैं बैंक वालों ने 10% इंटरेस्ट मांगा है, यानी 10% इंटरेस्ट दूंगा मैं उनको, यानी कि जब मेरे को वापस करना होगा तो 100 की जगह 110 रुपए वापस करने पड़ेंगे, सिंपल। तो अगर देखा जाए तो क्या मेरे को 100 रुपए का प्लॉट मैंने जो खरीदा उसको बेचने में 200 रुपए में बेचा जो, तो क्या मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, नहीं, एक्चुअल में मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सच में मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों, जो 100 रुपए का मैंने पैसा लगाया था 100 रुपए बिजनेस के अंदर, वो मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाए थे, वो मैंने बैंक से लोन लेके लगाया था। अब उस पर मेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी बैंक वालों को जो मेरे को वापस करने पड़ेंगे पैसे, वो 100 की जगह 110 रुपए वापस करने पड़ेंगे, यानी 200 में से 110 तो मेरी तरफ से जा ही रहे। तो मेरे को जो प्रॉफिट मिला वो कितने का मिला, बस खाली 90 रुपए का। यहीं पे क्या मेरे को एक्चुअल में 90 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। अब क्या बात आती है, यहां पे एक चीज और ऐड हो जाती है, डेप्रिसिएशन। क्या ऐड होता है, डेप्रिसिएशन। ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे को पे करना पड़ा। यहीं पे दूसरी चीज ऐड होती है, डेप्रिसिएशन। ये जो क्या बोलते हैं बिल्डिंग मैंने खरीदी है, क्या इसकी वैल्यू हमेशा उतनी रहेगी जितनी क्या बोलते हैं जितनी स्टार्टिंग में थी, नहीं जी, इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हुई है, बढ़ गई है। लेकिन इसके अंदर मेरे को थोड़ी बहुत मरम्मत करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो टूट फूट होगी उसका भी तो खर्चा झेलना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं 20% मेरे को डेप्रिसिएशन झेलना पड़ेगा। तो 100 रुपए की बिल्डिंग थी, तो 100 रुपए की बिल्डिंग पे मेरे को मरम्मत करवाने पे, पेंट वेंट करवाने पे खर्चा करना पड़ेगा 20%, यानी कि 20 रुपए का। तो वो डेप्रिसिएशन भी मेरी क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए 100 रुपए की बिल्डिंग पे, 100 रुपए की बिल्डिंग के लिए, यानी 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है, 10 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट,
और 20 रुपए मेरे को पे करना पड़ रहा है उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, यानी मेरी तरफ से खर्चा हो रहा है कितना, 10 रुपए ये, 20 रुपए ये, यानी टोटल मिला के 30 रुपए का। 100 रुपए का मैंने लोन लिया था और 30 रुपए का मैंने खर्चा किया, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 200 में से बस खाली 70 रुपए। यानी सीधी सी बात, जब आप कॉस्ट निकालो ना तो कॉस्ट के अंदर जो भी आप खर्चे करते हो वो जोड़ा जाता है, यानी कि जो रेट आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट रेट और जो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगना है वो दोनों चीजें जोड़ जाती हैं और इनको जोड़ के ही क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी लागत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, उसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। आगे चले, हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल या फिर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल। ठीक है जी, और ये कैसे निकलता है, आरसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है, तो जो रेट होता है, रेट और ये जो डेप्रिसिएशन होता है, इन दोनों को जोड़ के क्या निकलता है हमारा, आरसी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट करने में कैसे चलते भागीदारी देता है या फिर कैसे अप्रोच करता है इन्वेस्टमेंट को, उसके बारे में समझते हैं। समझिए, अगर ये कॉस्ट मान लेते हैं ज्यादा होगी, यानी कि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या फिर मेरे को ज्यादा डेप्रिसिएशन झेलना पड़ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। अब क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट भी क्या करूंगा, कम। यानी रेट अगर ज्यादा होगी, रेंटल वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि मेरे को ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, कम करूंगा। वहीं पे अगर रेट्स कम होंगे, डेप्रिसिएशन कम लग रहा होगा और मेरे को बदले में प्रॉफिट क्या मिल रहा होगा, ज्यादा, तो मैं इन्वेस्टमेंट भी क्या करूंगा, ज्यादा। वही लॉजिक यहाँ पे भी काम करता है, क्या कि जब आपके पास ये जो रेट है, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर वैल्यू ऑफ एमकेपी है, ये कम होती है तो हम इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी हम अपने पास ज्यादा डिजायर स्टॉक रखते हैं ताकि फ्यूचर में हमको रिटर्न क्या मिल पाए, ज्यादा मिल पाए। यानी जो भी आपके पास कॉस्ट लगती है, कॉस्ट अगर कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। सिंपल जी, और कॉस्ट अगर कम होगी, कॉस्ट अगर कम होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या की जाएगी, वो कम की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। ये कहलाता है नियो क्लासिकल अप्रोच ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस वो अफेक्ट करती है या फिर डिपेंड होती है किसके ऊपर, जो कॉस्ट होती है रेंटल कॉस्ट उसके ऊपर, और साथ ही में जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है उसके ऊपर। सिंपल जी, बढ़िया। अब चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है तीन तरह की। कितने तरह की, तीन तरह की। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लिखा नहीं है कहीं पे, चलो कोई बात नहीं, ये टॉपिक भाई इसी का ही है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और तीसरी होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ये रही, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ये रही, ये है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये तीनों कांसेप्ट क्या होते हैं, ये खत्म करते के साथ ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस एक छोटा सा टाइम लगा दो, फटाफट से, मतलब कि 10-15 मिनट लगा दो ये टॉपिक समझने के लिए। अब बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये मतलब वही है जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसके अंदर, किसी बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यानी जो भी बिजनेस में पैसा लगाते हो आप पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, उसी को बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपल जी, जो आपने ऊपर कंसेप्ट सीखा सेम उसी तरीके से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हो तो बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है वही लोन के ऊपर, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है, यानी रेंटल कॉस्ट। तो रेंटल कॉस्ट जैसे मैंने समझाया आपको, रेंटल कॉस्ट कम होती है तो आउटपुट का लेवल आप क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, और क्या बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, डिजायर्ड स्टॉक बढ़ जाता है। ये जो डिजायर्ड स्टॉक है इसी को के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के। ये समझा चुका मैं अभी भी। रेंटल कॉस्ट यानी जैसे आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट यहाँ पे कम है ना, कम वाला एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, बैंक से आपने कोई लोन लिया जिसपे आपको इंटरेस्ट बहुत कम देना है, तो फिर आप क्या सोचोगे, बहुत कम इंटरेस्ट है तो मैं ज्यादा लोन ले लेता हूँ। मैं ज्यादा लोन लूंगा तो फिर मैं अपनी इकोनॉमी के अंदर या फिर जो अपने बिजनेस है उसके अंदर प्रोडक्शन क्या कर पाऊंगा, बढ़ा पाऊंगा। अब जैसे ही मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा, प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी डिजायर्ड स्टॉक मैं अपने पास ज्यादा रख सकता हूं। सिंपल जी, चलिए। अच्छा, क्या और भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस की इस इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो हाँ जी, और भी फैक्टर हैं, जैसे कि टैक्स हो गया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे कि टैक्स देख लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अगर मान लो टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स ज्यादा लगा रही है। अब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा रही है तो मेरी इनकम का जो ज्यादातर पोर्शन है वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा टैक्स की फॉर्म में। क्या मेरे पास पैसा ज्यादा बचेगा? नहीं। अब पैसा मेरे पास ज्यादा नहीं बचेगा तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा? नहीं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम। तो सीधी बात, जैसे ही टैक्स रेट बढ़ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, कम। यानी टैक्स रेट बढ़ते के साथ ही जो रेंटल कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, यानी मेरे खर्चे बढ़ जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आउटपुट कम कर पाऊंगा, यानी कि मैं अपने पास डिजायर्ड स्टॉक जो है वो कम रख पाऊंगा, यानी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, कम। सिंपल जी। वहीं पे इसका उल्टा, अगर टैक्स रेट क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो रेंटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, घट जाएगी,
और मैं इन्वेस्टमेंट क्या कर पाऊंगा फिर अपनी इकोनॉमी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, तो ज्यादा कर पाऊंगा। वहीं पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कई बार थोड़े से बड़े बिजनेस होते हैं, कॉर्पोरेट बन जाती हैं, कंपनियां बन जाती हैं, तो वो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट सेम टैक्स के ऊपर ही करते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो कि वो करते हैं कहां पे, डेट में और इक्विटी में, डिबेंचर्स हो गए और इक्विटी शेयर्स हो गए, इनमें शेयर मार्केट सुना है ना, हाँ जी, उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वही चीज है। तो जब गवर्नमेंट उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देती है तो फिर वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सिंपल जी, वो शिफ्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर गोल्ड की तरफ, क्योंकि वहां पे ज्यादा टैक्स नहीं लगता और उनका रेट फिक्स है कि वो बढ़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है, गवर्नमेंट टैक्स कम लगाएगी तो इन्वेस्टमेंट क्या कर देते हैं, लोग ज्यादा कर देते हैं। सिंपल जी, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो कॉस्ट है उसके साथ और इन्वेस्टमेंट में कैसा रिलेशन है। जैसी कॉस्ट बढ़ रही है हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, कॉस्ट घट रही है तो इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये वही सेम रिलेशन है जो आपने पिछले चैप्टर उसमें पढ़ा है, रेट का और इन्वेस्टमेंट का। आपने को मैंने बताया था नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, जैसे रेट बढ़ते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, रेट घटते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही, तो इसी वजह से ये जो है ना, ये है इन्वेस्टमेंट कर्व। ये क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व, जिसको मैंने इनकम कर्व भी लिखा है। दोनों सेम बात होती है, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी इनकम मिलेगी, उतना ही आउटपुट बना पाओगे, इसी कंसेप्ट के हिसाब से। क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्टॉक्स के अंदर जो वो सामान बनाते हैं अपने बिजनेस में। सिंपल जी, चलिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो तो उससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जैसे ही बड़े, कहां गया टॉपिक, ठीक है, ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं, ये था हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व जैसे मैंने बताया था नेगेटिव रिलेशन वाला होता है, यानी कि यहां पे दिखाते हैं रेट और यहां पे दिखाते हैं आउटपुट। ठीक है जी। अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो, यानी कि जैसे आपको लगता है कि भाई मैं चाहूंगा थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, क्योंकि ठीक है जी, तो इन्वेस्ट बढ़ाने से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कर जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट होने से क्या होता है, देखो रेट तो गवर्नमेंट ने वही फिक्स कर रखे हैं जो पहले थे, उस पे तो कोई चेंज नहीं आया, बस हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या होता है, पहले जो हमारा आउटपुट का लेवल था, हम प्रोडक्शन कर पाते थे मान लो 100 क्वांटिटी का, अब क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, यानी हमने नई मशीनरी लगाई होगी या फिर नई बिल्डिंग लगाई होगी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया होगा रॉ मटेरियल्स पे, तो इससे आउटपुट का लेवल जो हम पहले 100 क्वांटिटी बनाते थे अब हम क्या बनाएंगे, 200 क्वांटिटी बनाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने से जो आउटपुट का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी इकोनॉमी हमारी ज्यादा पैसा कमा पाती है, बिजनेस हमारा ज्यादा पैसा अर्न कर पाता है। सिंपल जी, बस एक छोटा सा ग्राफ था, आपके डायग्राम में दे रखा था, बुक में दे रखा था, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा और डायग्राम है नहीं। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे भी है डिमांड और सप्लाई का। ये होती है डिमांड इन्वेस्टमेंट की, ये होती है सप्लाई इन्वेस्टमेंट की। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे रेट फिक्स हो जाता है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फिक्स हो जाता है। ठीक है जी, कि हम किसी प्रॉपर्टी के अंदर कहां पे कितना इन्वेस्ट करेंगे वो चीज बताऊंगा अभी आगे। आगे चलते हैं। अब टॉपिक का नाम आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। आखिर ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या बना है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है जी, और ये कंसेप्ट आया कैसे, सुनिए। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ग्रॉस। ग्रॉस मतलब होता है टोटल अमाउंट। तो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी चीजों के अंदर, किसी भी एसेट के अंदर अगर हमने जो टोटल खर्चा किया होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो भी आप टोटल एक्सपेंडिचर करते हो किसी भी एसेट के अंदर, क्या करते हो, टोटल एक्सपेंडिचर, किस पे भी, टोटल एसेट्स के ऊपर जो भी आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जो भी आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करी है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, सच्ची में जो खर्चा किया है इसके ऊपर, टोटल एसेट के ऊपर, उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने कोई 20 लाख रुपए की मैंने कार खरीदी है। क्या खरीदी है, कार, सिंपल। लेकिन मेरे को पता था कि मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी है, इसलिए उसके अंदर कुछ मरम्मत करवानी पड़ेगी, कुछ टूट फूट हुई है उसको ठीक करवाना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर मैं वो टूट फूट उसको क्या बोलते हैं रिपेयर करवाने लग गया तो मेरे को 2 लाख का खर्चा और करना पड़ जाएगा। यानी अगर एक्चुअल में देखा जाए, मैंने जो 20 लाख रुपए की कार खरीदी है उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए नहीं थी, उसकी वैल्यू मेरे को मान लो 2 लाख रुपए का खर्चा करवाना पड़ेगा ना आज, तो 2 लाख रुपए वैल्यू उसकी क्या थी, कम थी, यानी 2 लाख रुपए इसमें से घटाया मैंने, तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी थी, बस 18 लाख रुपए थी। मेरे को उसको कितने रुपए देने चाहिए थे, 18 लाख रुपए देने चाहिए थे। तो जो नेट एक्सपेंडिचर होता है, जो नेट एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्चुअल, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। और वहीं पे जो टोटल एक्सपेंडिचर मैंने किया उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या भैया समझ में नहीं आया, कुछ ढंग के तरीके से, बढ़िया तरीके से समझाऊं, जैसे मैं समझाता हूं। देखिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, कुछ सिंपल सी चीज है। जैसे टमाटर ले लो। अब ये मत बोलना भैया जो टमाटर होता है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता या एसेट तो होता है ना, बस ठीक। मान लो टमाटर है, ठीक है जी, टमाटर मतलब क्या बोलते हैं, खाने वाले टमाटर, वही टमाटर, ठीक है। तो मेरे को भंडारा करवाना था, मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर 200 किलो टमाटर लिया, तो मैंने बोला ठीक है जी 200 किलो टमाटर ले आता हूं।
तो 200 किलो टमाटर लाने तो मैं गया, लेकिन मेरे को पता है कि जब मैं टमाटर लेके आऊंगा तो फिर पूरे अच्छे तरीके से साफ सुथरे 200 किलो टमाटर नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे दुकान में गया, मैं 200 की जगह 250 किलो टमाटर लेके आया। कितना लेके आया? 250 किलो। सिंपल सी। और ये बात मेरे को पता था कि रास्ते में थोड़े बहुत खराब हो ही जाएंगे, जो कि हुआ भी। रास्ते में 50 किलो टमाटर जो है वो खराब हो गए। तो मम्मी को कितने मिले टमाटर? बस खाली 200 किलो। और मम्मी ने मांगे कितने थे? 200 किलो। बढ़िया। यानी मैंने जो टोटल खर्चा किया वो कितने किलो टमाटर पे किया? मैंने 250 किलो टमाटर पे खर्चा किया। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में मम्मी तक कितने टमाटर पहुंचे बस खाली साफ सुथरे? तो 200 किलो टमाटर पहुंचे। सिंपल सी। तो ये जो मैंने टोटल खर्चा किया है इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कि मैंने टोटल इतना इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअल में मेरे को रिटर्न कितना मिला, मेरे को इन्वेस्टमेंट कितनी मिली, वो होती है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, कि मेरे को 200 रुपए का एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मेरे को मिल गया। कोई डाउट्स? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात। ये था आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। अच्छा, एक सीधी सी बात बताई जाए तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन यानी कि जो नुकसान होता है उसको इंक्लूड नहीं करते। सिंपल। ये था छोटा सा डिफरेंस ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। आपकी बुकों में दे रखा था तो मैंने समझा दिया आपको। आगे चलते हैं। बात आती है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, कौन सी? रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हमने समझ ली, रेजिडेंशियल। जैसे कई बार क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लग जाती है या फिर बिजनेस में पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगाने लग जाती है, तो लोग उस बिजनेस को बंद करके या फिर वहां से पैसा निकाल के सोना चांदी, हीरे जवाहरात या फिर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में लगाने लग जाते हैं, यानी जमीनों में लगा देने लग जाते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदने लग जाते हैं। सिंपल जी। अब वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो फिर जो भी पैसा आप प्रॉपर्टीज के अंदर लगाते हो उसे बोलते हैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज द अमाउंट spend on housing property। जो भी घरों पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी क्या बोलते हैं जमीनें खरीदते हो, उसको वो क्या बोलते हैं? रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो लोग रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। अब ये कैसे होता है या फिर लोग किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है जी। जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से प्राइसेस बढ़ेंगे, जिस हिसाब से सप्लाई बढ़ेगी उस हिसाब से प्राइसेस घटेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये है डिमांड पर। ये क्या होता है? डिमांड पर, कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी की। ठीक है जी। लोग अगर डिमांड ज्यादा करते हैं तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और ये है सप्लाई कर, कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे प्राइस लेवल फिक्स हो जाता है। मान लेते हैं डिमांड बढ़ रही है, एकदम से लोगों ने ज्यादा डिमांड करनी चालू कर दी उस प्रॉपर्टी की। डिमांड बढ़ाएंगे तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जब भी लोग गुड़गांव जैसी प्रॉपर्टी को ज्यादा डिमांड करना चालू कर देते हैं, वहां पे लोग ज्यादा जमीनें खरीदना चालू कर देते हैं, मुंबई जैसे एरिया में लोग ज्यादा डिमांड करना चालू कर देते हैं प्रॉपर्टी की, तो वहीं पे प्राइस लेवल क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे आओ प्रॉपर्टी बनाओ रहो, यानी गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रही है, गवर्नमेंट खुद ही बेच रही है उस प्रॉपर्टी को, यानी एक तरीके से वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे सप्लाई बढ़ जा रही है। तो सप्लाई जब बढ़ेगी तो वहां पे रेट क्या हो जाते हैं? रेट गिर जाते हैं। सिंपल जी। वैसे तो ज्यादा देखा नहीं जाता कि रेट गिर रहे हो कहीं पे, कोई चाहता ही नहीं किसी प्रॉपर्टी के रेट गिरे, लेकिन वहीं पे जैसे ही सप्लाई बढ़ जाती है वैसे रेट क्या हो जाते हैं? प्रॉपर्टी के गिर जाते हैं। तो लोग इसी तरीके से डिसाइड करते हैं किसी प्रॉपर्टी का रेट कहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं। ज्यादातर नॉर्मली यही दिखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में जो प्रॉपर्टी के रेट होते हैं वो हमेशा बढ़ते ही हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कहां पे? प्रॉपर्टीज के अंदर। सिंपल जी। वहीं पे आती है क्यू लेवल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्यू थ्योरी ऑफ हाउसिंग। ठीक है जी। तो जब भी आप घर खरीदने जाते हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर कोई जो इंसान होता है वो इस थ्योरी को अप्लाई करता है, जाने ना अनजाने में हर कोई इसी प्रॉपर्टी की जो थ्योरी है, क्यू लेवल थ्योरी है, उसी को अप्लाई करता है घर खरीदने से पहले। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है कि अगर क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी तब तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर क्यू की वैल्यू 1 से कम होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। ये क्यू की थ्योरी कहती है। अब ए की वैल्यू यानी कि क्यू की वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो समझते हैं। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकलती है? तो प्राइस जो हाउसिंग के होने वाले हैं, ये कौन से प्राइस होंगे? ये फ्यूचर प्राइस होंगे। जो प्राइस हाउसिंग के होने वाले हैं फ्यूचर में वो ऊपर लिखने हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग जो है उसको नीचे लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 100 रुपए में कोई बिल्डिंग खरीदी और फ्यूचर में उसका प्राइस 300 रुपए होने वाला है। सिंपल जी। तो मैं क्यू की वैल्यू निकालता हूं, तो फ्यूचर का प्राइस क्या होने वाला है? 300, तो ऊपर क्या लिखूंगा? 300। अभी मैंने कितने में खरीदा उसको? अभी कॉस्ट पड़ी 100 रुपए, यानी कि सीधी बात अगर देखा जाए तो मेरे क्यू की वैल्यू कितनी मिली? 3। अब 1 से ज्यादा है इसकी वैल्यू, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट कर दो। सिंपल। बस वहीं पे अगर मान लो प्रॉपर्टी के प्राइस जो है फ्यूचर में 50 होने वाले हैं,
फ्यूचर में कितने होने वाले 50, तो फ्यूचर में 50 होने वाले, अभी कॉस्ट है 100 रुपए, यानी अगर देखा जाए तो वैल्यू क्या होने वाली है 0.5, यानी अगर वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है तो फिर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। सिंपल जी। तो ये है क्यू की थ्योरी, ये बहुत ही बेसिक सी थ्योरी है, सीधी सी बात। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे ज्यादा अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तब आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे कम रिटर्न मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट मत करो। और कुछ थ्योरी है ही नहीं है, सिंपल सी थ्योरी है, क्यू थ्योरी बोलते हैं इसको। सिंपल जी। चलिए आगे चलते हैं। तो क्यू थ्योरी क्या कहती है, कहती है क्यू की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, क्यू की वैल्यू कम होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम। तो दिक्कत तो नहीं। अच्छा जी, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी बना रखी है इसको कंट्रोल करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट को ज्यादा किया जाए या फिर इन्वेस्टमेंट को कम किया जाए। अब गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है तो समझिए, रेट और टैक्सेस, यानी कि देश के अंदर टैक्सेस। कई बार गवर्नमेंट देखती है कि देश के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाने लग जाती है हाउसिंग पे, प्रॉपर्टी पे, इन सब पे, जिससे उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ जाती है तो लोग इन्वेस्टमेंट करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वहीं पे रेट अगर कम कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। सिंपल जी। आरबीआई ने करा ये काम तो इसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि रेट वेट कौन तय करती है, आरबीआई। वहीं पे गवर्नमेंट जो काम करती है वो टैक्स से रिलेटेड होता है। सिंपल जी। तो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो काम करती है वो टैक्स से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो अगर रेट मान लो, टैक्स मान लो, अगर टैक्स ज्यादा लगेगी, मतलब गवर्नमेंट अगर ज्यादा टैक्स लगाएगी तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, गवर्नमेंट कम टैक्स लगाएगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। सिंपल सा बेसिक कांसेप्ट था। ये हो गया रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। लास्ट और आखिरी आता है आपके लिए क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सेम उसी तरीके से आपको लगेगा जैसे कि बिजनेस के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थी। बस ये समझ लेना, यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो फिक्स थी, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे थे, मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, इन सब पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करी जाएगी वो स्टॉक्स के ऊपर करी जाएगी, एक्चुअल में आउटपुट पे, इनपुट पे की जाएगी। सिंपल जी। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। मशीनें भी चाहिए होती है, साथ ही में हमको रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है। अगर कोई एक भी चीज की कमी पड़ गई तो फिर बिजनेस इस तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता। सिंपल जी। चलिए, तो हमको फिक्स ये जो इन्वेंट्री होती है या फिर जो हमको स्टॉक होता है, ये क्यों चाहिए होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम डेल्टा स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम चेंजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, और ये मैं पहले करवा चुका हूं। मैंने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस करवाया था ना, ये वही है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं। सिंपल जी। ये करवा चुका हूं पहले मैं। इसका फॉर्मूला होता था क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। सिंपल जी। डेफिनेशन, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो हमको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे खर्चा क्यों करना चाहिए, हमको स्टॉक्स में खर्चा क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए वहां पे, तो सबसे पहले चीज आती है नीड। ठीक है जी। सॉरी नीड नहीं था, मीट था। हाँ जी। तो हमको स्टॉक्स पे खर्चा करना क्यों चाहिए, तो सबसे पहला कारण क्या है, मीट फ्यूचर डिमांड, यानी फ्यूचर की डिमांड को टैकल करने के लिए। अगर मान लो एकदम से फ्यूचर में डिमांड बढ़ जाए, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाए, तो आप उनको सप्लाई तो कर नहीं पाओगे एकदम से। ठीक है जी। तो इसलिए पहले से ही थोड़ा सा बना के रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कभी भी त्योहार आने वाले होते हैं तो मिठाई वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के अपने पास स्टॉक करके रख लेते हैं। सिंपल जी। तो वो अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक करके क्यों रखते हैं, ताकि वो फ्यूचर की जो डिमांड होती है उनको मीट कर पाए, उसको बना पाए, मेंटेन कर पाए, ताकि ऐसा ना हो कि उनका नाम ही खराब हो जाए, भाई ये तो बनाता ही नहीं है एक्स्ट्रा सामान। सिंपल जी। चलिए, उसके बाद स्मूथ प्रोडक्शन, कि फ्यूचर में एकदम से डिमांड ज्यादा आ जाए तो उस टाइम पे हमको दिमाग में लोड लेने की जरूरत ना पड़ेगी कि भाई रॉ मटेरियल कहां से लाऊं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कहां से लाऊं, अब तो पैसा भी नहीं बचा मेरे पास। तो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हम थोड़ा सा अपने पास क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बचा के रखते हैं, यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रखते हैं। उसके बाद बल्क परचेज एट डिस्काउंट। कई बार क्या होता है, हमको बहुत सारा रॉ मटेरियल, हमको बहुत सारा सामान क्या होता है, कई बार डिस्काउंट में मिल जा रहा होता है, तो नॉर्मल प्राइस पे लेने से अच्छा कई बार हमको डिस्काउंट में मिल गया तो डिस्काउंट में खरीद लेते हैं। सिंपल जी। जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो लॉन्ग टर्म में हमारी कम ही होती है। सिंपल जी। चलिए, इसलिए हमको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, करना पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी जब आप अपने बिजनेस को अपनी इकोनॉमी के अंदर बढ़ाना चाहते हो, इकोनॉमी मतलब स्केल करना चाहते हो बिजनेस को, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, अपने पास इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है। उसके बाद प्रोडक्शन, टैक्सेस एंड टाइम। जब भी प्रोडक्शन करना चाहते हो आप, क्या बोलते हैं, टैक्स के रिगार्डिंग, यानी जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है मान लो टैक्स के रिगार्डिंग कि आप क्या जब भी सामान खरीदोगे तो फ्यूचर में इस तारीख से टैक्स क्या होने वाले हैं, उस पर बढ़ने वाले हैं। तो कई बार टैक्स को देख के या फिर टाइम को देख के हमको लगता है आज टाइम बढ़िया चल रहा है तो आज खरीद लो, पता नहीं फ्यूचर में कैसा टाइम आ जाए। समझे, फ्यूचर में गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, टैक्स बढ़ा देगी, तो फिर इस वजह से हम खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए आज ही खरीद के रख लो। तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से हमको अभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय। सिंपल जी। आगे चलते हैं और लास्ट कंसेप्ट खत्म करते हैं, नाम आता है बिजनेस साइकिल। अब ये बिजनेस साइकिल क्या बला है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस में ही तो कर रहे हैं। चलिए, वैसे तो मैं ये पहले चैप्टर में भी बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर से समझ लो, कोई बात नहीं।
बिजनेस साइकिल, कोई भी बिजनेस होता है वो स्टार्टिंग में गिरता है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। जब वो मिनिमम पॉइंट पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं थ्रॉट, इससे मिनिमम नहीं जा सकता वो। फिर धीरे धीरे बिजनेस क्या होने जाता है, बढ़ने जाता है, बढ़ता है तो फिर वो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं जी, इन्फ्लेशन। उसके बाद जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है कि उससे ऊपर बिजनेस नहीं जा पाएगा तो उसको बोलते हैं पीक। ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस फिर गिरना चालू होता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, गिरता है। आपने सुना होगा इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है जी। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देखता रहते हैं बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस जो होता है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को झेलना पड़ता है, तो फिर वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को देख के मेंटेन करके अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। और जहां वो स्टेबल रखता है उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं जी, ट्रेंड लाइन। सिंपल जी। तो अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिर वो उसको कम करने की कोशिश करता है, प्राइसेस घट जाते हैं तो फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? बहुत अच्छे। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट, ये था आपका पूरा चैप्टर। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। ठीक है जी। और अगर आपने नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं आ रही, आराम से कर दिया, बाद में कहीं जा नहीं रहा। ठीक है जी। चलिए जी। तो जाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपके एग्जाम्स हो जाएं, अगर आपके पेपर हो जाए कंप्लीट, तो एक जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, प्लीज हमको क्या बोलते हैं, मेल कर देना। मैं ईमेल आईडी लिख देता हूं, ये है विवेक इकोनॉमिक्स 1@gmail.com। यहां पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, ताकि हो सके अगर क्या बोलते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दें, ताकि आपको फ्यूचर में जो आने वाले भाई बहन है या फिर आपके जो दोस्त यार हैं, हाँ जी, उनको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाए। सिंपल जी। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो तो बाकियों के लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए, वो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा देंगे आपके एग्जाम्स के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। अच्छा, एक चीज और जाने से पहले, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी। चलिए, तो आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी सीरीज के साथ आपके साथ। बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना फटाफट।